तरह तरह की भूतिया जगहों और भूतिया घटनाओं के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देते रहता हूँ। कई बार काफ़ी अच्छे से आपका मनोरंजन कर देता हूँ, तो कई बार आप घटनाओं को सुनकर अफसोस करते हैं कि यार ये कहानी सुनकर मज़ा नहीं आया। लेकिन ब्लडी सत्य के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक सनों के एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने एक पुलिस स्टेशन में घटी हुई एक ऐसी घटना की कहानी लेकर आ गया हूं जिसे सुनकर जितना ज़्यादा मनोरंजन होगा ना, उससे भी कई गुना ज़्यादा आप लोगों को डर लग जाएगा। क्योंकि एक ऐसे पुलिस स्टेशन की कहानी है जो कि पूरी दुनिया का, जी हाँ, पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा डरावना खतरनाक भूतिया पुलिस स्टेशन है। सिचुएशन ऐसी है कि आज के टाइम में कोई मदद के लिए भी इस पुलिस स्टेशन में जाने से डरता है, लेकिन है तो है। एक्चुअली ये जो घटना है यहाँ से 6 साल पहले घटी। 6 साल पहले से भी पहले से इसकी शुरुआत हो गई थी, लेकिन कहानी की शुरुआत हम करेंगे, एंड तक आप सुनेंगे तो समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कौन सी कहानी आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, क्या मैसेज आपको कन्वे करना चाह रहा हूँ। दरअसल ये बात है गोल नगर पुलिस स्टेशन की। हेमंत नाम के एक जवान हवलदार की आज यहां पर भर्ती होती है। हेमंत यहां का रहने वाला नहीं था, कोई दूसरे गांव का रहने वाला था। साल भर पहले उसकी शादी हुई थी और आज उसकी गोल नगर पुलिस स्टेशन में भर्ती हुई। यह भर्ती का पहला दिन था और वो इस गांव में कभी गया भी नहीं था। जब वो इस गांव में अपनी ज्वाइनिंग से 2 दिन पहले पहुंचता है तो ये पाता है कि ये गांव तो बहुत छोटा है यार। एक्चुअली तो सोचता है कि चलो अच्छा है, यहाँ पे मेरी जितनी भी इनकम है, मेरी खुद की जो समझ लो जो मेरा खर्चा है वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा, मैं अच्छे खासे पैसे अपनी पत्नी और माँ बाप को भेज पाऊँगा। इसने यहाँ पर एक बढ़िया सा एक सिंगल रूम किचन वाला छोटा सा घर रेंट पे ले लिया। और अब 2 दिन बाद इसकी ज्वाइनिंग वाला दिन आया। ये आज जब पुलिस थाने पहुंचा तो क्या पाया कि ये पुलिस थाना तो बहुत छोटा है। चलो कोई नहीं, गांव छोटा है तो पुलिस थाना भी छोटा होगा ऑब्वियसली। उसे ये पता चला कि इस पुलिस थाने में केवल 5 लोग काम करेंगे, उसको मिलाकर 5 लोग, एक थानेदार साहब, एक सीनियर हवलदार साहब और टोटल 3 जूनियर हवलदार। तीसरा ये था, इसके अलावा 2 और दूसरे थे। आज जब ये दिन में ज्वाइनिंग करता है तो थानेदार साहब इससे बहुत बातचीत करते हैं और कहते हैं कि देखो, तुम्हारी हम डे में ड्यूटी नहीं रखेंगे, तुम्हारी ड्यूटी रहेगी नाइट में। कल से तुम एक्चुअल अपनी ज्वाइनिंग करो, अभी चाहो तो अपने घर को जा सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। ये खुश हो जाता है और जाता है, सोचता है चलो कोई बात नहीं, 1 आध महीने तक नाइट में ड्यूटी लग भी गई है तो क्या टेंशन, फिर डे में लग जाएगी, कोई बात नहीं, सब कुछ अच्छा है। वो अपनी जॉब से बहुत खुश था, इसलिए उसे ऐसी चीज़ों में एडजस्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी और इसके अलावा ऑप्शन भी क्या था। लेकिन खैर, अगली रात आती है। रात के तकरीबन 7:30 बजते हैं और ये पुलिस चौकी पहुंच जाता है। पुलिस चौकी पहुंचता है, फिर अपने थानेदार साहब से मिलता है। थानेदार साहब इसको थोड़ी बहुत चीज़ें समझाते हैं और कहते हैं कि मैं निकल रहा हूँ, अपना ध्यान रखना। थानेदार साहब जैसे ही निकलते हैं वैसे इसके पास सीनियर हवलदार साहब आते हैं। पिछले दिन ज्वाइनिंग वाले दिन ये ज़्यादा बातचीत उनसे नहीं कर पाया था, लेकिन आज जब ये सीनियर हवलदार साहब इसके सामने आए तो उन्होंने काफ़ी सारी बातचीत इससे की। ये लगभग 50-52 साल के एक एक्सपीरियंस्ड हवलदार साहब थे। इससे बातचीत बहुत सारी की है कि भाई कहाँ के रहने वाले हो, पिताजी का क्या नाम है, शादी हो गई है क्या, बच्चे हैं क्या, सारी चीज़ इससे डिस्कस किए और अपनी बात को ख़त्म करते करते इसको ये कहे कि देख भाई, आज तेरी पहली रात है इस पुलिस थाने में, एक चीज़ ध्यान रखना, रात के समय तेरे और मेरे अलावा यहाँ पर कोई नहीं होगा, कोई भी नहीं। साहब तो जा चुके हैं, ये दोनों हवलदार भी चले जाएंगे। रात में जब तू यहाँ पे बैठे रहेगा, चाहे मैं यहाँ पर हूं नहीं हूं, बाहर से कोई भी पुकारे, कितनी भी मदद की गुहार लगाए, कोई भी कितना तड़प रहा हो, कोई तुझे अपना भी बाहर से पुकार रहा हो तो जवाब मत देना, बाहर मत निकलना। अगर तू बाहर निकल गया, जवाब दे दिया, तो उसके बाद तेरे साथ जो कुछ भी होगा मेरी जिम्मेदारी कुछ नहीं रहेगी, क्योंकि फिर मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। ये बोलता है, सर ऐसी कैसी बात हुई, हम तो पुलिस वाले हैं, अगर भाई हमारे पुलिस थाने के बाहर से कोई मदद की गुहार लगा रहा होगा, किसी को हमारी जरूरत होगी, कोई तड़प रहा होगा, कोई मेरा अपना आ गया होगा, किसी परेशानी में होगा, तो मैं मदद करने क्यों ना जाऊं। सर हम पुलिस वाले हैं, ये तो हमारा फर्ज है, ये तो हमारी ड्यूटी है, क्यों नहीं जाऊं, ये तो बताइए। साहब बोलते हैं कि देख, आज पहली रात है तेरी, इसलिए
ऐसा मेरे मुंह से कुछ मत निकलवा कि अगली रात से तू आ ना पाए, इसलिए धीरे धीरे करके सब तुझे पता चलेगा। आज जितना कह लिया हूं उतना मान ले। ये भी चुप हो जाता है। सर थोड़े से स्ट्रिक्ट थे, चलो कोई बात नहीं। अब अपना काम वाम करते हुए बैठे बिठाए रात का वक्त हो गया। रात के तकरीबन 12:15 बजे के आसपास बाहर से एकदम सुनसान घना सन्नाटा, भाई गांव का है ना, बाहर से किसी के पायलों की आवाज आई, जैसे कि कोई अपनी हैवी सी पायल पहन के इस थाने की तरफ बढ़ रही है। तुरंत ही सीनियर हवलदार साहब उठे और हड़बड़ाते हुए पुलिस थाने में जो खिड़की लगी हुई थी खिड़कियां बंद करने लगे। दरवाजा मेन वाला बंद कर दिए, एकदम लॉक वॉक लगा के कुर्सी वुर्सी फंसा दिए और श्श करके बैठ गए। कुछ मिनटों बाद कोई बाहर से दरवाजा खटखटा रहा है और ये बोल रहा है, साहब प्लीज दरवाजा खोल दीजिए, आप इतने दिन से मैं मदद के लिए आ रही हूं, आप दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? वो लोग मेरे और मेरे पति के पीछे पड़े हुए हैं, अगर आप मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? वो लोग हमें मार डालेंगे, साहब प्लीज हमें बचा लीजिए प्लीज। और जैसे ही वो ये बार बार रिपीट करने लगी तो सीनियर हवलदार साहब इसको तुरंत ही खींचते हुए अंदर वाले कमरे में ले गए और अंदर वाले कमरे का भी दरवाजा लगा दिए और वहां पे भी 2 टेबल कुर्सी फंसा दिए। तो ये हैरान, अरे सर कोई बाहर औरत आई हुई है, बेचारी तड़प रही है, डर रही है किसी से, उसको मदद की जरूरत है, जरा सा हम उसकी हेल्प कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? थानेदार साहब को पता चलेगा तो कितने ज्यादा गुस्सा होंगे हमारे ऊपर। ये बोलते हैं चुप रहे, तुझे अगले दिन बताऊंगा, अभी शांत रहे, थोड़ी देर चुप रहे। ये चुप रहता है। फिर ये 5 मिनट तक बाहर से मदद की गुहार लगाने की उस औरत की आवाज आती है, फिर पायलों की आवाज इस थाने से दूर चली जाती है, यानी कि वो औरत दूर चली गई। फिर अपने सीनियर हवलदार साहब धीरे धीरे टेबल चेयर हटाते हैं, सब कुछ हटाते हैं, फिर हल्की सी खिड़की खोल के बाहर की तरफ देखते हैं, बोलते सब कुछ ठीक है। फिर ये लोग बैठ जाते हैं। अभी भी मेन वाला दरवाज़ा बंद था। बैठ गए भाई। अब अगला दिन निकला, ये अपने घर को, और यही सोचते रहा कि ये क्या सीन था। साहब ने बोल दिए कि देख इस बारे में किसी से डिस्कस मत करना, वरना तू और मैं दोनों मुसीबत में पड़ जाएंगे। ये सोचता है कि यार ऐसा क्यों किए सीनियर हवलदार साहब ने, देखने में तो बहुत ज़्यादा ईमानदार और बहुत ज़्यादा शरीफ दिखाई देते हैं, तो ये कौन सी हरकत हुई कि गांव की किसी औरत को किसी मदद की ज़रूरत है तो ये मदद के लिए जा नहीं रहे हैं। बेचारी बोल रही है कि मैं इतने दिन से आपके पास से आ रही हूँ, हम दरवाज़ा नहीं खोल रहे। इसको बहुत अजीब लगा, ये चाहकर भी किसी से ये बात बता नहीं सकता था। अब आई अगली शाम, ये फिर से पहुंचा, फिर से वो दोनों जूनियर हवलदार और साहब जी घर को निकल गए और अब ये दोनों बैठे हुए हैं। आज जो सीनियर हवलदार साहब थे उनका पेट थोड़ा गड़बड़ था, वो बार बार वॉशरूम जा रहे थे, कुछ टैबलेट भी अपने साथ लाए हुए थे, उनकी मतलब जो हालत है वो ठीक नहीं हो रही थी। तो इसने साहब से पूछा भी कि साहब क्या हो गया, थोड़ी ज़्यादा तबीयत खराब है क्या? तो साहब जी बताते भी हैं कि भाई एक बार मेरी तबीयत खराब हो जाती है ना तो फिर मैं कितनी भी दवाइयाँ ले लूँ 2-3 दिन से पहले ठीक होती नहीं है। भाई मैं बहुत परेशान हूँ अपने शरीर से, ऐसी बातचीत होती है और काम करते करते फिर से रात का वक्त हो जाता है। रात के 12:30 बजे के आसपास जो सीनियर हवलदार साहब थे उनका पेट फिर से गुड़गुड़ाता है जोर से। वो फिर से थोड़ा सा कंट्रोल करते हुए जल्दी जल्दी जो मेन दरवाज़ा है वो बंद करते हैं, कुर्सी टेबल फंसाते हैं, खिड़कियां बंद करते हैं, उसमें भी अच्छे से लॉक मारते हैं और इसको बोलते हैं कि देख तू अंदर आ और यहीं पे बैठे रहना, बाहर से फिर से आज भी कोई पुकारे तो मत जाना, दरवाज़ा मत खोलना, जवाब भी मत देना, बिल्कुल मुंह में उंगली बंद करके बैठे रहना। भाई मैं अब भी गया वॉशरूम और अब भी आया, मैं जा रहा हूँ, ऐसा बोल के वो चले गए भागते हुए, गड़बड़ाते हुए। ये बैठे रहा। 5 मिनट बाद फिर से पायलों की आवाज़ आई और हल्का सा एक नॉक। इसने सोचा कि सीनियर हवलदार साहब बाथरूम में है, ये नॉक हल्के से हुआ है, सर को पता नहीं चला है, बाहर पक्का वो कल वाली औरत आई है, उसको किसी की मदद की ज़रूरत है, साहब को पता ना चले, मैं जाके खोल के देखूँ क्या। ये सोच के जैसे जिस कमरे में था उस कमरे का दरवाज़ा खोला ही है, एक कदम सामने मेन कमरे में बढ़ाया ही है कि वो दरवाज़ा खटखटाने के बाद जो पहले धीरे से आई थी वो अब जोर से होने लगी, टक 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 टक। जैसी जोर से हुई तो वो आवाज़ अंदर बैठे वॉशरूम में सीनियर हवलदार साहब को भी सुनाई दी। साहब जी ने बोले कि देख देख वो औरत आ गई है, दरवाज़ा मत खोलना, कुछ भी हो जाए।
वो औरत दरवाजा ठोकने के साथ अब रोना शुरू कर देती है। प्लीज सर मेरी मदद कीजिए, आज वो लोग हमें सचमुच में मार डालेंगे, आप नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएंगे साहब, बहुत ज्यादा दिन हो गए, प्लीज मेरे और मेरे पति की मदद कीजिए, वो दौड़ दौड़ के हमारे पीछे आ रहे हैं साहब प्लीज। अब ये सोचता है कि यार बेचारी औरत सचमुच में बहुत ज्यादा मुसीबत में, और ये साहब जी तो समझ में नहीं आ रहा, बाथरूम में बैठे और पिछली रात को बिल्कुल खोल नहीं रहे थे, अगर मैं जाके दरवाजा नहीं खोला, उस औरत की मदद नहीं किया तो मेरा पुलिस वाला बनने का मतलब क्या है। साहब को जो बोलना है बोलने दो, मैं जाऊंगा दरवाजा खोलूंगा, बेचारी की मदद करूंगा, पता नहीं कौन से गुंडे उसको क्या नुकसान पहुंचा देंगे यार। इस सोच के साथ ये मेन दरवाजे की तरफ बढ़ता है, टेबल हटाता है, कुर्सी हटाता है। वो औरत अभी भी दरवाजा खटखटा रही थी, रो रही थी, मदद की गुहार लगा रही थी, और जैसे इसने दरवाजा खोला बाहर सन्नाटा, कोई भी नहीं, दूर दूर तक बिल्कुल सुनसान। जोर की एक बिजली कड़की, और इस बिजली की कड़क के साथ पूरा लाइट हर जगह हो गया था। जोर की झम 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 करके बारिश होने लगी। इसने सोचा कि कौन औरत थी, तो बारिश भी होने लगी, थोड़ा 2 कदम बढ़ के देख ले। तो वो 2 कदम बाहर निकला और देखने की कोशिश किया, कौन है, किसको मदद की जरूरत है, देखो मैं बाहर आ गया हूं, डरो मत, मैं खड़ा हूं, कोई गुंडे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। उतने में पीछे धड़ से कुछ आवाज आई। ये पीछे पलट के देखा तो ये पुलिस थाने का मेन जो दरवाजा था वो बंद हुआ। इसने सोचा कि साहब जी वॉशरूम से बाहर निकल गए और डर के मारे उन्होंने दरवाजा बंद किए हैं। बाहर तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। 5 मिनट हो गए देखते हुए, शायद अंदर साहब जी ने बंद किए, मैं अंदर चले ही जाता हूँ क्योंकि बाहर बारिश बढ़ गई है, मैं भीग रहा हूँ। गया, दरवाजा खोलने की कोशिश की, दरवाजा खुल नहीं रहा है। साहब जी दरवाजा खोलिए, मैं आ गया हूँ, खोलिए, बाहर कोई नहीं है। अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। अब ये धक्का मार रहा है, साहब जी खोलिए, बाहर कोई भी नहीं है, मुझसे गलती हो गई, खोलिए ना, बाहर बहुत बारिश हो रही है, मैं भीग रहा हूं। अंदर से फिर से कोई रिस्पॉन्स नहीं। इसने एक बार जोर से और धक्का मारा और दरवाजा खुल गया। लेकिन अब जब दरवाजा खोला है, अंदर का जो नजारा है वो बिल्कुल बदला बदला दिखाई दे रहा है। अंदर का वो भरा पूरा स्टेशन अब बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है। एक खंडर, एक स्टोर रूम से कुछ अलग दिखाई नहीं दे रहा है। हर जगह टूटे फूटे फर्नीचर पड़े हुए हैं, चूहे भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, मकड़ी के जाले लगे हुए हैं, अंदर से बहुत गंदी स्मेल आ रही है। एक हल्की सी बल्ब अंदर वाले कमरे में टिमटिमा रही है। यहां पे तो कोई लाइट का सोर्स भी समझ में नहीं आ रहा। ये शॉक हो गया कि विद इन 5 मिनट्स अंदर का ये नजारा कैसे हो गया। और साहब जी कहां गए? सर मैं हेमंत, आप कहां चले गए? और ये 5 मिनट में हमारे थाने की ऐसी कैसी हालत हो गई? सर आप ठीक तो है ना? कहां है? मुझे बहुत अजीब लग रहा है। ऐसा कहते कहते ये अंदर की तरफ बढ़ गया। लेकिन अंदर तो नजारा और भी ज्यादा बिगड़ा हुआ है। अंदर तो बिल्कुल चीजें तहस नहस हो रखी है। कुछ फाइलें थी, कुछ रजिस्टर्स थे, उनके पन्ने इधर उधर बिखरे पड़े हुए हैं, और एक टूटा हुआ सा बल्ब टिक 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 हो रहा है। ये बड़ा शौक हुआ। देखते देखते वो बैरक की तरफ बढ़ गया। पुलिस थानों में भी एक सिंगल बैरक होता है जहां पे एक आध रात के लिए कोई जो मुजरिम होते हैं उनको रख दिया जाता है। ये उसकी तरफ बढ़ गया। लेकिन उसमें क्या पाया कि बैरक का गेट खुला हुआ है और बिल्कुल एंड की तरफ, दीवार की तरफ मुंह करके, एक फटे पुराने कपड़े में एक व्यक्ति बैठा हुआ है जो रो रहा है धीरे धीरे, सिसक सिसक के ऐसा करके रो रहा है। इसने सोचा ये कौन है और साहब जी कहां है? कहीं ये साहब जी तो नहीं? दिमाग तो फिर गया ना, क्योंकि ये क्या देख रहा है इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी तक सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन अब क्या हो चुका है? ये बड़ी हिम्मत करके बोलता है, साहब जी यहां पे क्या? वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, वो अभी भी रो रहा है। ये पूछते पूछते आगे बढ़ता है, साहब जी यहां पे क्या? अब ये यहां तक पहुंच गया है। मतलब ये बैठा हुआ व्यक्ति रो रहा ये है और ये खड़ा हुआ है। ये कंधे में हाथ लगा नहीं वाला है कि पीछे से कुछ धड़ धड़ करके आवाज आई। ये पलट के देखा तो जो मेन वाला दरवाजा था वो बंद होने की आवाज थी। सोचा कि ये अपने आप बंद कैसे हुआ, ये हो क्या रहा है, मैं पागल हो जाऊंगा। ऐसा सोच के पलटा ही है, ये आदमी कहां गया? इतना मैं कुछ रिएक्ट करता, ये कंधे में टैप आया, ये पलटा। ये आदमी बहुत लंबा विकराल बड़ा सा दिखाई दे रहा है। उसका बहुत बड़ा डरावना मुंह दिखाई दे रहा है।
आंखें समझ लो इतनी बड़ी बड़ी, पूरी तरह से सफेद है, बहुत ज्यादा डरावना दिखाई दे रहा है। उसने अपना इतना बड़ा मुंह फाड़ा और लिटरली इसके पूरे सर को खाने के लिए आगे बढ़ा है कि ये पीछे अपने आप को बचाने के लिए हटा है कि पता नहीं पैर किससे टकराया, ये स्लिप हुआ और सिर में पता नहीं क्या लगा है और पूरा बहुत जोर से सर वाइब्रेट हुआ और आंखों के सामने पूरा अंधेरा छा गया। फिर एक डरी हुई सहमी हुई आवाज के साथ ये होश में आया। बड़ी धीरे धीरे अपनी आंख खोला तो अपनी आंखों के सामने अपनी पत्नी को पाया। सर में बहुत जोर से चोट लगी हुई थी। पिछली रात क्या हुआ था तुरंत याद नहीं आया, इसलिए हड़बड़ा के उठा रहे तुम यहां पर, और मैं यहां पर कैसे आया। इतने में डॉक्टर साहब की आवाज आई, अरे भाई थोड़ा आराम से। ये देखा कि मैं तो अस्पताल में हूं। पत्नी कुछ कहती उससे पहले बाहर की तरफ से वही सीनियर हवलदार साहब अंदर आए और ये सीनियर हवलदार साहब को सामने देखकर रात की सारी चीजें रिकॉल कर गया। सब कुछ याद आ गया एक फ्लैशबैक के साथ। साहब से कुछ ये बोलता उससे पहले साहब ने बोले, जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में हम 2 दिन बाद बात करेंगे। अभी मैं निकल रहा हूँ, होश आ गया ठीक हो ना। 2 दिन की छुट्टी मिली है और तुम्हारी वाइफ तुम्हारा ध्यान रखेगी। मैं चलता हूँ, 2 दिन बाद वापस से थाने में मिलो। ऐसा बोलकर सीनियर हवलदार साहब तो निकल गए। ये टेंशन में बैठा रहा कि ये क्या हो गया। अब जैसे तैसे करके 2 दिन बीत गए। इसने अपनी पत्नी को भी ज्यादा कुछ नहीं बताया। फिर सीनियर हवलदार साहब भाई ये पहुंचा, हवलदार साहब से मिला। हवलदार साहब से बोला कि सर हुआ क्या था, मैं तो बताने लायक नहीं हूं, कुछ तो अजीब हुआ है और जो कुछ भी हुआ है इसके बारे में आपको पता है सर, प्लीज मुझे बताइए वरना मैं पागल हो जाऊंगा और जो आपने बोले थे वो सच हो जाएगा। मैं ये अपनी नौकरी छोड़ दूंगा, मैं चले जाऊंगा यहां से, आप प्लीज बता दीजिए। तो हवलदार साहब ने बताना शुरू किया कि भाई आज से लगभग 5 साल पहले की घटना है। हुआ ये था कि गांव का बड़ा जमींदार था, उससे घर पे चोरी हो गई थी। उसने वो चोरी का इंजाम गांव के एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर लगा दिया था जिससे वो किसी रीजन से खुन्नस खाता था। उसने हमारे सामने ऐसी ऐसी बातें किया कि हमको भी लगा कि चोरी उसी ने की है। अब हम पकड़ के लेके आ गए उसको, बंद किए थाने में। लेकिन वो जो आदमी था वो बड़ा खुददार था, शायद उसको इस बात का बड़ा दुख हुआ। रात भर से रो रहा था कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। एकदम पागल सा हो गया था। उसकी पत्नी तो अपने घर पे बैठी रही होगी, पता नहीं क्या कर रही थी क्या नहीं, वो यहाँ पे रो रो के पागल हो गया था। भाई उस रात को भी मेरी तबीयत थोड़ी खराब सी थी। उस रात को मेरे साथ एक दूसरा जूनियर हवलदार था, उसकी पत्नी की डिलीवरी होने वाली थी। उसी रात को 12:30 बजे के आसपास उसकी पत्नी की डिलीवरी होने की थी। वो निकल गया अस्पताल की तरफ और थाने में रह गया मैं अकेला। और वो आदमी बैरक के अंदर बंद था। जब से आया था तब से रोया ही जा रहा था, रोया ही जा रहा था। मैंने उसे चुप कराने की बहुत कोशिश किया था, चुप नहीं हुआ था। मुझे थोड़ा बुखार बढ़ गया था तो मैंने दवाई लिया हुआ था। वो 12:30 बजे के आसपास ही जब वो जूनियर हवलदार अपनी पत्नी के लिए निकला था ना, तो उसके 10 मिनट बाद ना मुझे ऐसा थोड़ा एक नींद का झोंका सा आया। तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी मेरी। मैंने नींद का झोंका लिया ही हूँ, 10 मिनट बाद मैं जागा अचानक से। मैंने क्या पाया कि उस आदमी की रोने की आवाज़ नहीं आ रही है। मैं सोचा कि क्या हो गया भाई, ठीक तो है ना सब इसके साथ। मैं देखने के लिए उस बैरक की तरफ बढ़ा हूं तो मैंने क्या पाया कि वो छटपटा रहा है और उसके आसपास सिर्फ खून ही खून है। दीवार में मैं देख के समझ गया कि इसने अपना सर पीट पीट के दीवार में खूना खान खुद को कर लिया है। अब पता नहीं बच पाएगा कि नहीं। मैं उसको तुरंत उठाया और लेके अस्पताल भागा। मैं अस्पताल पहुंचता उससे पहले बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से उसने वहीं पे खुद के प्राण त्याग दिया था। उसकी इस घटना के ठीक 1 हफ्ते बाद उसकी पत्नी भी सदमे की रीज़न की वजह से कहो या जो भी कहो, उसकी पत्नी ने भी अपने प्राण त्याग दिए। उसकी पत्नी की मृत्यु के बाद से हर रात को 12:30 बजे के आसपास से कोई अपने पुलिस थाने में बाहर आके हमें पुकारता। फिर हम बाहर निकलते तो पक्का उस रात को कुछ ना कुछ अनहोनी होती, कुछ ना कुछ कांड होता। 15-20 बार ये चीज रिपीट हुई और ये चीजें बढ़ती चली गई, कुछ बड़ा ही गड़बड़ हो जाता। फिर उसके बाद से हमने 12:30 बजे के आसपास दरवाजे लॉक रखना शुरू कर दी, क्योंकि हम बाहर निकल के देखते थे तो कोई दिखाई नहीं देता था। हम समझ गए थे कि आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि उसी आदमी की पत्नी की या उस आदमी की आती है। फिर उसके बाद आज तूने दरवाज़ा खोला था, तू बाहर गया था और आज तेरे साथ ये सब कुछ हुआ।
जो सचमुच में बहुत ज़्यादा भयानक था। देख, अब तो तुझे सबक मिल गया है, अब दरवाज़ा मत खोलना। वो दिन था और आज का दिन है। अपना हेमंत अभी भी वहाँ पर काम करता है, लेकिन अभी भी हर रात को आवाज़ आती है। हेमंत की हिम्मत नहीं हो पाती है। हेमंत हमेशा नाइट ड्यूटी में नहीं होता है, कभी नाइट में भी होता है, कभी डे में भी होता है। लेकिन जब भी नाइट में उस चीज़ से उसका सामना होता है तो बिल्कुल शांत हो जाता है। इस पूरी पूरी घटना की जानकारी हेमंत ने अपनी पत्नी को दिया। फिर हेमंत की पत्नी ने अपनी किसी सहेली को सुनाई होगी। और ये पूरी घटना की कहानी हेमंत की पत्नी की सहेली के बेटे अक्षय ने मुझे इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजा। अक्षय ने बोला कि भाई पूरी दुनिया को बताइए कि ऐसी ऐसी चीज़ें भी दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं, ताकि लोगों को सही सीख, सबक और जानकारी मिल सके। तो इसी बात पे अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।